हमारे चैनल पे आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मगध राज्य का उदय। अरे वही मगध साम्राज्य जहां धनानंद अर्थात नंद वंश का संस्थापक धनानंद को चाणक्य ने अपनी नीतियों के अनुसार चंद्रगुप्त के द्वारा उसको अपनी गद्दी से उखाड़ फेंका था। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। मगध राज्य अर्थात मगध राज्य 3 पार्टों में बटा हुआ है। 1 हर्यक वंश, 2 शिशुनाग वंश और 3 नंद वंश। हर्यक वंश के बारे में हम बात करें तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज्र थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। कहते हैं जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। बिंबसार के बारे में कहें तो बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंबसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता था। इनकी 3 पत्नियां हुआ करती थी। 1 महाकोसला, 2 चेलना और 3 मद्रनरेश की पुत्री क्षेमा थी। बिंबसार ने अंग राजा ब्रह्मदत्त को हराया था। बिंबसार बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का समकालीन अनुयायी था। कहते हैं बिंबसार ने राजगृह राजधानी बनाई और नगर का निर्माण कराया। इस नगर का योजनाकार वास्तुकार महागोविंद था। बिंबसार ने जीवक को अवंती नरेश प्रधोत के इलाज के लिए भेजा था। कहते हैं बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व की थी। कहते हैं बुद्ध घोष के अनुसार बिंबसार के साम्राज्य में लगभग 80,000 गांव थे तथा उनका विस्तार 300 लीग था अर्थात 900 मील था। बिंबसार ने बेलवन नामक उद्यान बुद्ध तथा संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और यह पितृहंता अजातशत्रु का दूसरा नाम कुडिक था। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री वस्कार था। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। वज्रसंध में फूट अजातशत्रु के मंत्री वस्कार ने डाली थी। अजातशत्रु पहले जैन धर्म से प्रभावित था, बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु ने राजगृह में विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध में महाशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक 2 शास्त्रों का प्रथम बार प्रयोग किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उद्दाइन ने 461 ईसा पूर्व में की थी। उद्दाइन जैन धर्म का अनुयायी था। उद्दाइन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटिलपुत्र नामक नगर की स्थापना की। बौद्ध ग्रंथों में उद्दाइन को पितृहंता कहा गया है। जैन ग्रंथों में उद्दाइन को पितृभक्त बताया गया है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। दूसरा शिशुनाग वंश। नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी में की थी। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई। शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक कालाशोक जो 394 ईसा पूर्व में हुआ। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटिलपुत्र बनाई अर्थात पाटिलपुत्र में बनाई। कालाशोक के शासनकाल वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। दोस्तों तीसरा नंद वंश। कहते हैं कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद जो पुराण एवं जैन साहित्य के अनुसार यह पहला गैर क्षत्रिय राजा था जो नाई जात का था। और महापद्म नंद ने एक रात सर्वक्ष त्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी।
इसने कलिंग को जीता तथा विद्रोही कौशल राज्य का दमन किया। कहते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और भट्टसाल घनानंद का सेनापति तथा शकटार और राक्षस क्रमशः उसके आमात्य थे। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्यों विशाल सेना के लिए प्रख्यात था। सिकंदर का समकालीन शासक घनानंद था और नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने किया। नंद वंश पहले के कुछ एक गैर क्षत्रिय राजवंशों में से एक था। नंद को भारत के पहले साम्राज्य निर्माताओं की संज्ञा मिली है। दोस्तों, अब हम प्राचीन काल में कुछ पारसी एवं यूनानी आक्रमणों के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया। डेरियस प्रथम को भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली थी। डेरियस प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद इसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। साइरस, जो 588 से 529 ईसा पूर्व प्रथम विदेशी था जिसने भारत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था। कहते हैं डेरियस प्रथम के पुत्र जेरेक्सस ने अपने भारतीय प्रांतों का पूर्ण उपयोग सैनिक जत्था बनाने के लिए किया। जेरेक्स ने भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए ग्रीस में भेजा था। कहते हैं कि ईरानी आक्रमण के चलते पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ और कहते हैं कि ईरानी आक्रमण से आरमेइक लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा ईरानियों द्वारा प्रारंभ की गई थी। कहते हैं कि छत्र प्रणाली का विकास ईरानी आक्रमण के कारण हुआ। कहा जाता है कि दारा प्रथम के 3 अभिलेखों बेहस्तून, पर्सिपोलिस और नक्सेरुस्तम से सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया। दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा परास्त कर दिए जाने पर भारत पर पारसीक अर्थात ईरानी आधिपत्य समाप्त हो गया। माना जाता है कि अशोक ने चट्टानों पर अभिलेख खुदवाने की प्रथा एकमेनिड शासकों से ली थी और पारसीक छत्र प्रणाली का प्रयोग भारत में शक और कुषाण शासकों ने किया। कहते हैं कि पारसीक राजाओं ने महाधिराज, परम दैवत तथा परम भागवत जैसी भारतीय उपाधियां धारण की और डेरियस तृतीय ने भारतीय सैनिकों को सूचीबद्ध करके उन्हें सिकंदर से लड़ने के लिए भेजा था। ईरानी शासकों ने सिंध तथा गंधार प्रदेशों पर अधिकार किया और हखमनी शासक दारा तृतीय को सिकंदर ने हराया। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था तथा उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था और सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बुकेफेलस था। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी और सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस था अर्थात सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया गया था और भारत विजय अभियान के अंतर्गत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बल्ख अर्थात वैक्टिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदकुश पर्वत को पार किया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत धरती पर कदम रखा और उसके सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर पौरवराज अर्थात पुरु पोरस के साथ हुआ, जो बिस्तता का युद्ध या हाइडेस्पीन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला निकेया अर्थात विजयनगर, जिसको विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में रखा था, तथा दूसरा नगर बुकेफेलस था जिसकी स्थापना अपने घोड़े के नाम पर की थी। सिकंदर स्थल मार्ग से होते हुए 325 ईसा पूर्व भारत से लौटा था और कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ज्वर से हुई थी। कहते हैं कि तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। सिकंदर की सेना जल सेनापति निर्याकस के नेतृत्व में समुद्र के रास्ते वापस गई। सिकंदर ने जीते हुए भारतीय क्षेत्र को 3 प्रदेशों में गठित किया। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था और भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का पता चला। आइए दोस्तों, हम सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव का वर्णन करते हैं।
सिकंदर के आक्रमण से यहाँ के राजाओं की आपसी वैमनस्यता प्रदर्शित हो गई, क्योंकि कोई भी राज्य एकजुट होकर सिकंदर के आक्रमण का सामना नहीं कर सका, बल्कि कुछ राज्य तो सिकंदर की मदद में निकल पड़े, अर्थात कुछ राज्यों ने सिकंदर की मदद भी की थी। इस आक्रमण के बाद इतिहास की तिथिवार जानकारी प्राप्त होने लगती है और आक्रमण के पश्चात अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय प्रारंभ हो जाता है। पश्चिमी भारत के कई राज्यों में यूनानी शासन की स्थापना हो गई। आक्रमण के कारण नए व्यापार मार्गों का पता चला, जिससे वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिला। यूनानी मुद्रा का प्रचलन अर्थात यूनानी मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रारंभ हुआ, जिससे भारतीय मुद्रा पर भी यूनानी प्रभाव नजर आने लगा। यूनानी कला का भारतीय कला के साथ समन्वय स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गांधार कला अस्तित्व में आई। कहते हैं कि यूनान मुद्रा की तरह भारत में भी उल्लूक शैली के सिक्के प्रचलित हुए और सिकंदर भारतीय दार्शनिक काला नाश को अपने साथ ले गया। दोस्तों, अगर ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।